नतीजों के बाद सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधनों की आज बैठकें दिल्ली में होनी है और इसी के लिए जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक बड़ी दिलचस्प उड़ान की तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाली हूं इस बड़ी स्क्रीन पर। ये जो उड़ान है वो चाचा और भतीजा एक साथ एक विमान में, और मंजिल भी एक है दोनों की, राजधानी दिल्ली। आप देखिए किस तरीके से आगे की सीट पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे की सीट पर आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जब नीतीश कुमार प्लेन में एंटर हुए, तेजस्वी यादव पहले से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। नीतीश को देखकर तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी कुर्सी से उठे, प्रणाम किया उन्होंने नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने पलटकर तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछा और इस शिष्टाचार बातचीत के बाद दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर विमान में बैठ गए। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, आगे पीछे की कुर्सी पर बैठकर ये सफर शुरू तो हुआ है लेकिन खत्म कहीं साथ साथ ना हो जाए, इसी को लेकर सवाल सबके मन में होगा, कहीं उम्मीद कहीं आशंका होगी। प्रकाश हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है और इन तस्वीरों पर यहाँ जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है उनकी जरा प्रतिक्रिया और रिएक्शन लेते हैं। विजय जी। रोमाना जी, एक बात समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स बिना पर्पज के, बिना मैसेज के कोई काम नहीं करते। ये फ्लाइट जो है ना, जनरल फ्लाइट नहीं है, मतलब एक रेगुलर फ्लाइट भले ही हो, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी एक फ्लाइट में आगे पीछे बैठे हैं। ये मैसेज इंडिया गठबंधन के लिए भी है और एनडीए गठबंधन के लिए भी है। नीतीश कुमार ये मैसेज दिल्ली में जो नेताओं से जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। ये मैसेज जो दिया जा रहा है वो सीधे सीधे बार्गेनिंग पावर, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है ना। बहुत बड़ा संदेश है और जिस तरह से शुरुआत से ही तेजस्वी ने ये गंभीरता दिखाई है कि वो सम्मान दिया हमेशा नीतीश कुमार जी को। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, खड़े होते हैं, पहले भी जब भी वो छिटक कर गए तब भी उन्होंने हमेशा सम्मान के शब्द यूज किए, तो हमेशा एक परिपक्वता है और आगे इसमें बहुत बड़ा संदेश है। पता नहीं भतीजे और चाचा में बात क्या हो रही होगी, हम सब यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि साहब अगर आप में इख्तिलाफात भी हो तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर कभी मिले तो फिर हाथ मिलाने में किसी तरीके की शर्म ना आए, और वो लिहाज रखा तेजस्वी यादव ने। जब सत्ता में नीतीश कुमार पलटी मारकर अलग हो गए और बीजेपी के साथ चले गए, तब भी तेजस्वी यादव हर बार यही कहते थे कि उनके बारे में क्या कहें, वो तो हमारे चाचा हैं। तो चाचा का सम्मान, उसमें कभी कमी तेजस्वी यादव ने आने नहीं दी। लेकिन अब ये जो सफर एक साथ दिल्ली आ रहे हैं, एनडीए और इंडिया दो अलग गठबंधनों में हैं, कहीं एक ही मंजिल पर आकर खत्म हो रहा है ये सफर, साथ तो नहीं ले आएगा दोनों। देखिए रोमाना, एक तो ये तस्वीर बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है, प्रतीकात्मक तस्वीर है, कैसे एक ही जहाज पर दोनों आने को मजबूर हैं या चॉइस है, ये दोनों कहना मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो समय है कैसे बदलता है और कैसे नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में अब ये माना जा रहा था कि अब ख़त्म हो रहा है उनका फेज, किस तरह से इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और जैसा वर्सेस हम लोग बना के रखते हैं मीडिया में या बातचीत में, वो नेता लोग जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ही आदर, सम्मान, सत्कार, ये जो रिश्ते हैं बने रहते हैं। और हमेशा ये संभावना रहती है, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। और अभी जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पूरा गठबंधन की राजनीति का दौर आया है, ये साथ इसमें तो और संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं ना। और ऐसे में ये तस्वीर, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अब राजनीति के बहुत सारे खेल बदल रहे हैं। अभी सूचना है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, उनका भी कद बढ़ गया। अब लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे मजबूरी हो गए, तो जैसे नीतीश कुमार मजबूरी हो गए, अब एकनाथ शिंदे मजबूरी हो गए। निश्चित तौर पे अब केंद्र की सरकार भी मजबूरी में चलेगी, मिल बांट के चलेगी। और जो भी सरकार बने वो मजबूर ही बनी रहे, यही कोशिश तमाम जो क्षत्रप हैं उनकी रहने वाली है। और उसी के लिए बड़ा संदेश इस तस्वीर से दिया जा रहा है। दिबांग जी, ये तो सिर्फ संयोग मात्र है कि दोनों वहाँ पर रहे, और मुझे लगता है कि कर्टसी किस तरह से नेताओं में है वो, उससे ज़्यादा इसमें संदेश नहीं है। संदेश तो साफ ये था कि सम्राट चौधरी मिलने पहुँचे और उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं। वो एक साफ क्लियर संदेश है कि आप मेरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करें, मुझे न बुलाएं, आप खाना अब आप मेरे पास आए हैं तो बाहर इंतज़ार कीजिए। वो एक इशारा है जो मैं पहले कह रहा था कि यही चीज़ आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू, हम जब उनको कवर करते थे तब वो लगातार करते रहे। प्रधानमंत्रियों के जो दूध जाते थे, इंतज़ार होते थे, मिलते नहीं थे, वो हैं ये चंद्रबाबू नायडू। तो ये रंग अपना दिखाएंगे और बहुत अच्छा रंग दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो दिबांग जी ने बताई, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन
नीतीश कुमार मिल नहीं पाए ना, क्योंकि नीतीश कुमार खाना खा रहे थे और इससे नीतीश कुमार ने वो सख्त पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दी। बेहद खास तस्वीरें हैं अमेठी में जायंट किलर। जी, मैं किशोरी लाल शर्मा की बात कर रही हूं। स्मृति ईरानी को हराया है अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में हराया और अब अमेठी जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में देखिए किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी, गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेठी में चुनाव लड़े और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जोरदार शिकस्त दे दी। सुनाते हैं क्या कहा दिल्ली पहुंचकर किशोरी लाल शर्मा ने। दिक्कत होगी, मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं तो साइड में नहीं हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। सबसे पहले तो नहीं, बस ये तो पता है कि एमपी बनने के लिए बधाई दे रहे हैं। सिर्फ एमपी बनने की नहीं, बस मैं तो एमपी बनने की कहूँगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ की अमेठी की जनता ने क्या मुद्दे रहे आपको लगता है जहाँ पर आपको जीत हासिल हुई है? देखिए, जायंट किलर वगैरह का नहीं, ये तो सामान्य इलेक्शन था, लड़े जीत गए, बस ये है। ऐसे मुद्दे रहे आपको लगता है जो आपको जीत हासिल हुई और जिनको आपने हराया? नहीं, देखिए, जीत को लेकर क्योंकि आपको जायंट किलर के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, जायंट किलर तो कोई नहीं, मैं तो साधारण सा मतलब कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और मैंने 4 दशकों से वहाँ पे काम किया है। मैंने राजीव जी से शुरू किया था और राजीव जी से मैंने बहुत सीखा कि ये सीखा कि किस तरह हाउ टू हैंडल द मतदातास, ठीक है, हमारे वोटर्स को कैसे ये करना, कैसे हम्बलनेस होनी चाहिए, ये मैंने राजीव जी से सीखा, फिर सोनिया जी से सीखा, फिर राहुल जी के साथ काम करने का मौका उनसे भी सीखा। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि मेरी जीत होगी, क्योंकि ये मेरे को श्योर था। मैं जब फर्स्ट टाइम गया, टाइम कम था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह जनता का टर्न अप था तो मेरे को लग रहा था मैं जीतूंगा। सर, स्मृति ईरानी पहले वहाँ पर थी, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में, क्योंकि जनता ने इस बार आपको चुना है, तो आखिर कि वो क्या बड़े मुद्दे थे आपके जीत के और स्मृति ईरानी के हार के पीछे? नहीं, देखो, मुद्दे ये थे कि जो फॉल्स प्रॉमिसेस थे बीजेपी के, जो 10 साल में वो पूरा नहीं कर पाए, उनको लोगों ने रियलाइज़ किया, ठीक है। तो वो मुद्दे थे, उसी को हम लेके जनता के बीच में उन्हीं से पूछते थे कि 2 करोड़ नौकरी मिली क्या, वो कहते नहीं, ठीक है। हम लोग पूछते थे किसानों की आय दुगना हुआ, बोले नहीं, ठीक है। हम लोग पूछते थे कि भैया आवारा पशु से राहत मिली, बोले नहीं। डबल इंजन की सरकार अब तो 7 साल हो गए वहाँ, तो हम पूछते थे कि, बोले नहीं। तो यही मुद्दे थे। फिर वो 13 रुपये किलो चीनी भी हमने ढूंढी अमेठी में कहीं मिल जाए, तो वो भी नहीं मिली कहीं पे। तो ये थे मुद्दे, ठीक है। कोई भी पूर्ण किशोरी लाल शर्मा को आप सुन रहे थे। विनम्रता स्वभाव में है और जीत के बाद भी वैसे ही विनम्र नजर आ रहे हैं किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्होंने स्मृति ईरानी को पटखनी दी है इस 24 चुनाव में। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। जरा जानिए जैनेंद्र प्रमोद तिवारी जी से कि आज ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो इसमें मेन एजेंडा या फोकस कहाँ रहने वाला है? जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, सीधा प्रमोद तिवारी जी के पास। शाम को जो बैठक है, सबकी नजरें हैं कि मुख्य एजेंडा क्या है, क्या आप लोग सरकार बनाने की कोशिश करने वाले? मुख्य एजेंडा तो ये है कि सब जीत कर आए हैं, सब इकट्ठा हों। देश एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 400 के नारे दे रहा था और 303 से नीचे गिरकर 238-40 पे पहुंच गया है। वो भी एनडीए के सदस्यों की कृपा से, वरना तो अगर एनडीए के साथ नहीं होते तो 150 सीट पे आ जाते। उनके वोट लेके जाति के आधार पे ये खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हम आज इंडिया की बैठक की करेंगे कि एक आदमी पब्लिक से रिजेक्टेड है, क्या वो प्रधानमंत्री बने, सरकार बनाए, तो इस पर चर्चा होगी, जो चर्चा में सर्वसम्मत से तय। कल प्रधानमंत्री ने तो जीत स्वीकार कर ली, बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे शाम को और उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत हुई है। तीसरी बार जेपी नड्डा ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मुझे तीसरी बार से बड़ी आपत्ति है। तीनों बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल ने उनको चुना था, पूर्ण बहुमत था हमारा।
52, 57, 62 अंतरिम छोड़ दो। वो तो कोई तुलना ही नहीं है सर, लेकिन बीजेपी ने जाहिर कर दिया ना, यही तो समस्या है। बीजेपी ने जाहिर कर दिया ना, लेकिन कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो आपके लिए तो मौका ही नहीं है। किसने जाहिर? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मोदी शपथ लेंगे। ठीक है ना, तो कांग्रेस संसदीय दल बैठक करके हमारा तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल बैठ के उनका तय करेगा। अभी बैठक तो नहीं हुई। अभी कुछ पत्रकार आए थे यहाँ, कह रहे थे कि वो तो नितिन गडकरी जी बनना चाहते हैं और राजनाथ सिंह बनना चाहते तो हैं। आप उनके घर में झगड़ा लगा रहे हैं। भाई बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं लगाना सबके बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में वापस आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को, और क्या आपको लगता है नीतीश जी का मन डोलेगा, वापस आएंगे इंडिया अलायंस? ये तो उनका मन वो जाने, लेकिन नीतीश बाबू को जिस तरीके से प्रणाम किया जाके हमारे नेता ने, तेजस्वी ने, वो उनके संस्कार को दिखाता है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि भाई एक चीज देखो ना, निकल जाना चाहते हैं जेडीयू को माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनके मंत्री हैं, जिस अहंकार में डूबे हुए हैं कि बस ये तो डूबता जहाज। सर स्वागत करेंगे क्या, टीडीपी और जेडीयू का स्वागत करेंगे, दरवाजे खुले? देखिए, जो जीत के आया सबका स्वागत है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आखिरी में चूंकि इसी बुलेटिन में तो जैनेंद्र को आप सुन रहे थे प्रमोद तिवारी से बातचीत करते हुए, और बार बार कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही है, और वो बात ये कि इस देश की जनता ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नकारा है, नैतिक आधार वो प्रधानमंत्री बनने का खो चुके हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ही लेंगे। ये जो तस्वीरें हैं वो एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रमुख खुद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं। शरद पवार ने इस बार के 24 चुनाव में भतीजे अजीत पवार को जबरदस्त टक्कर दी है। वो अजीत पवार जिन्होंने चाचा से अलग होकर बीजेपी का हाथ थामा था, उन्हीं चाचा शरद पवार ने खुद को एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य साबित किया, और खासतौर से वो बारामती की सीट जहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, अपनी ही पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतारा, और ऐसे में सुप्रिया सुले की जीत से अजीत पवार की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। सुप्रिया सुले की जीत ने अजीत पवार की राजनीति में क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे पहले यदि कोई टूटेगा तो अजीत पवार की पार्टी टूटेगी। छगन भुजबल एक बड़ा चेहरा होंगे, और मुझे लगता है कि जो चुनाव चिन्ह जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेम्परेरी है, अब वो दोबारा फिर से वापस जाएगा, और मैंने कल ही बताया था कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी अब शुरू होगी। अब तो एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर वो जो असली नकली वाली लड़ाई हुई है वो दोबारा से शुरू होगी। सर देखिए, जनता ने तो एक मैसेज दे दिया, अपना मैंडेट दे दिया कि शिवसेना के साथ हैं, और जो लग भी रहा था कि यदि भावनात्मक तौर पर देखें तो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना को माना गया, और शिवसेना का उत्तराधिकारी जो है उद्धव ठाकरे को माना गया। अब पॉलिटिकल लड़ाई में या लीगल लड़ाई में क्या होता है क्या नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ने, और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर आए हैं, और वो अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं कि किस तरह से क्या होगा इंडिया गठबंधन। कल ये भी खबरें सामने निकल कर आई थी कि शरद पवार जो हैं वो टच में हैं नीतीश कुमार के, शरद पवार जो हैं वो टच में हैं चंद्रबाबू नायडू के। तो आखिरकार क्या होगा? शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, और राष्ट्र की राजनीति में 24 चुनाव के बाद अगली सरकार बनाने में, बिगाड़ने में क्या भूमिका रहती है शरद पवार? देश में नई सरकार बनेगी, और ऐसे में इस वक्त हलचल तेज है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक है, और इसी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर यह है, उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति बदली है। उद्धव ठाकरे आज खुद दिल्ली नहीं आएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आएंगे, उनकी जगह उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत और अरविंद सावंत, जो लोकसभा सांसद एक बार फिर से चुने गए हैं, दोनों दिल्ली आ रहे हैं और दोनों इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करेंगे। खुद उद्धव ठाकरे जो हैं वो आज दिल्ली नहीं आ रहे हैं, और इस बीच एनडीए की भी आज शाम में बैठक होनी है, और वहां पर आज मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या आज की एनडीए की बैठक में मोहर लग जाएगी? नीरज पांडे।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो एनडीए की बैठक है वो एनडीए की बैठक शाम को करीब 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होनी है। 3 से 4 के बीच में ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में एनडीए के जो सभी घटक दल हैं उसके प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह में प्रफुल्ल पटेल आ रहे हैं रोमाना। लेकिन ये तय है कि आज की इस बैठक में आगे के जो एजेंडे होंगे, एनडीए कैसे सरकार फॉर्म करेगी, किस किस दल का क्या स्टेक होल्डर होगा, क्या स्टेक होगा, ये सारी चीज़ें आज तय हो जाएंगी। सरकार का प्रारूप तय हो जाएगा। फिर एक फॉर्मल बैठक होगी जो एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। वो माना जा रहा है 6 या 7 जून को दिल्ली में आयोजित की जा सकती है। उसमें सभी सांसद जो जीत कर आए हैं एनडीए के वो सारे मौजूद रहेंगे और इस बैठक में भी एनडीए के जो प्रमुख लीडर्स रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक को संबोधित करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि 8 या 9 में, मोस्ट प्रोबेबली 9 में, लेकिन तैयारी 8 की भी है और 9 की भी है। 9 को हो सकता है कि शपथ ग्रहण हो जाए। तो आज की ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एक तो ये कि आपके परिवार में जितने महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो सब एक मंच पर होंगे और उस समय एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साझा किया जाएगा। बिल्कुल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साझा कर लिया जाएगा। और एनडीए में जब सरकार बनेगी एनडीए की, तो फिर किसकी क्या भूमिका रहेगी, किसके खाते में क्या जिम्मेदारी और हिस्सेदारी किसको मिलेगी, क्या, ये तमाम बातें जो हैं वो कमोबेश तय कर ली जाएंगी। तो अभी इस चुनाव के बाद नतीजे आ चुके हैं और अब कवायद तेज हो रही है सरकार बनाने की। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये वो सवाल है जो सत्ता के गलियारों से लेकर देश के कोनों कोनों में, नुक्कड़ में, गलियों में पूछा जा रहा है और जवाब का देश को इंतजार है। चुनाव परिणाम के बाद अलग अलग जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर पहले शरद पवार, सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन में साथी हैं। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे होनी है। चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में आज बड़ी हलचल है और इस बड़ी हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल, किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ताल ठोक रही है, लेकिन एनडीए में ही साथी बीजेपी की जेडीयू और जेडीयू के बड़े नेता, नीतीश सरकार के मंत्री, वो प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। बयान सुनिए पहले। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन बहुमत से दूर है। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री जमा खान हैं। बीजेपी सर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए को बहुमत है। ऐसे में अब नीतीश की भूमिका अहम हो गई है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ही आसपास सत्ता की चाबी घूम रही है। क्या एनडीए में रहना है या महागठबंधन से भी संपर्क किया जा रहा है? नहीं, एनडीए में ही हम लोग हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोग कार्यकर्ता हैं। जो निर्णय उनका होगा, जो निर्णय भी होता है जनता के हित में होता है, जनता के विकास में होता है। हम खुद का कोई उनका स्वार्थ नहीं है। 18 साल बिहार में रहे, कोई नहीं कर सकता कि अपने स्वार्थ में कोई काम किए हों। अगर किए हैं तो जनता के, बिहार की जनता की, आवाम के स्वार्थ में करते हैं। तो निर्णय उनके हाथ में है। रही सवाल के जो जनता की पुकार है, जो जनता की चाहत है, जनता ने इनके कार्यों को देखा है, इनके कार्य करने का तौर तरीका देखा है। ये देश की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे हैं, जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, सबकी सम्मान करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे ये हैं, अगर दिल्ली बैठे तो निश्चित तौर पर ये देश का और भी अच्छा विकास होगा और आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहेगा। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो पीएम मटेरियल तो उनको बताया जाता रहा है। आप लोग की इच्छा है कि नीतीश पीएम बने? एकदम मेरी इच्छा है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, और कोई बता दे उनसे अच्छा कोई नेता हो देश के अंदर। वो ऐसे नेता हैं कि ऐसा नहीं है, किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, कोई भी जनता देश की किसी जाति धर्म का बिलोंग करता होगा, उस सबको सम्मान देते हैं, सबको समान दिखते हैं। इसलिए ऐसे नेता अगर दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बागडोर दी जाती है तो निश्चित तौर पर देश के हर लोग खुशहाल रहेंगे, भाईचारा के साथ साथ विकास भी होगा। मतलब नीतीश बनते हैं तो देश का तेजी से विकास होगा आपके नज़र में? एकदम मेरे नज़र में, अब मेरे ऐसे तमाम कार्यकर्ता करोड़ों की नज़र में ये है कि ये इनकी नज़र सबकी है कि ये दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली अगर पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर विकास तो बिहार के अंदर उन्होंने दिखा दिया है कि बिहार 2005 से पहले क्या था, आज बिहार में क्या है। उसी तरीके से देश में बराबर देखती है। देश के लोगों की चाहत भी है, गरीब कमजोर जो भी लोग हैं वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी दिल्ली रहते तो अच्छा और काम होता और भाईचारा बना रहता। देखिए सर, एनडीए में तो पीएम पद की वैकेंसी नहीं है तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में वैकेंसी है। मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस किसी दूसरे को भी पीएम बना सकती है। मैं वैकेंसी की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बात करता हूं अपने नेता के विचार का। जो नेता का विचार है, विजन है, जो नेता की चाहत है,
देश की जनता खुश रहे, देश की जनता का विकास, आशा, सौहार्द, भाईचारा, जो हर समाज में महापुरुष पैदा हुए हैं, इस देश को चलाए हैं, उस पथ चिन्हों पर नेता चलते हैं और सबका विकास की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारे नेता को दिल्ली बैठना चाहिए और उस लायक भी हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का बनते हैं, देश को एक अच्छा विकास साथ साथ एक अच्छा भाईचारा मोहब्बत भी मिलेगा। तो क्या आप मांग कर सकते हैं, ऐसा क्या मांग करते हैं कि एनडीए में विचार हो कि नीतीश को ही बनाया जाए? एकदम एनडीए में विचार होना चाहिए और एनडीए में विचार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के बहुत सारे साथी हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी वहाँ पहुँचें, वो लोग बोल नहीं पाते हैं और ये इनकी देश को ज़रूरत है नीतीश कुमार जी की, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे हैं, कोई परिवारवाद मतलब नहीं, कोई भी मामला में नहीं कर सकता कि कहीं किसी का किसी समाज का नुकसान हुआ हो या कोई भी समाज का इनसे दुखित हो, सब लोग इनसे खुश रहता है और उन्होंने काम भी दिखाया है। तो ये आप नीतीश सरकार के मंत्री को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री पद के लिए इस समय देश में नीतीश कुमार से कोई और बेहतर शख्सियत है नहीं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है राकेश जी कि आप पीएम पद को लेकर ही पेच फंसेगा और उसी से क्या तय होगा गठबंधन में कौन किस तरफ? देखिए, पीएम पद को लेकर तब पेच फंसेगा जब नरेंद्र मोदी जी निर्णय करेंगे। सबसे मूल प्रश्न एक ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगे या इनकार करेंगे। उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं, वो तो कल ही साफ हो गया बीजेपी की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल का कार्यकाल देखिए तो हमेशा उन्होंने अपने निर्णय से चौंकाया है, तो इसलिए 2024 का जो जनादेश है उसमें नरेंद्र मोदी के निर्णय पर निर्भर करता है कि आगे गठबंधन की क्या भूमिका होगी, भाजपा की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। इसलिए उनके एक मंत्री की तरफ से ये कहने से कि नीतीश कुमार जी बनेंगे प्रधानमंत्री या उनसे उपयुक्त कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता ये तो। लेकिन जेडीयू की तरफ से ना देखिए बार बार नीतीश कुमार का नाम उछाला जा रहा है। कल भी नतीजों वाले दिन भी एमएलसी नीतीश कुमार की पार्टी के उनकी तरफ से पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया गया। आज तो नीतीश सरकार में मंत्री हैं जमा खान, इनकी तरफ से नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया गया। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एक तरफ से ये नाम उछाले जा रहे हैं लेकिन नजर जो है वो नंबर पर भी है कि किस तरीके से जो गठबंधन है वो अपना आंकड़ा बढ़ाए। और ऐसे में नजर सबकी महाराष्ट्र पर भी है क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी क्या इधर से उधर पाला बदलेंगे और तस्वीर बदलेगी। पहले महाराष्ट्र का नंबर देख लीजिए आप। महाराष्ट्र एनडीए 17, इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें अपने नाम की हैं। और इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस, इंडिया गठबंधन मतलब शरद पवार, इंडिया गठबंधन मतलब उद्धव ठाकरे, ये इनकी ताकत है 30 सीटों की। और एनडीए जिसमें आप देख रहे हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजित पवार, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर उभरी है। अन्य के खाते में एक सीट गई है। और ऐसे में अब ये कि महाराष्ट्र में एनडीए को झटका क्यों लगा, क्योंकि सहयोगी जो हैं वो आधे अधूरे रह गए महाराष्ट्र में एनडीए के। शरद पवार को सहानुभूति वाला वोट मिला है, दागी नेताओं का बोझ बीजेपी ने खुद ही अपने कंधे पर लिया था, वो भारी पड़ गया है। उद्धव ठाकरे सहानुभूति वोट भी, और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से आक्रामक भी रहे जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, इस पूरे चुनाव में मराठा आरक्षण का आंदोलन जिस तरीके से हावी रहा ये मुद्दा, उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। मराठवाड़ा का सूखा का मुद्दा, किसानों वाला मुद्दा, प्याज को लेकर जिस तरीके की रणनीति फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, उसकी बहुत नाराजगी महाराष्ट्र के किसानों में थी। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के किसान इस बात को लेकर भी कटघरे में बीजेपी सरकार को खड़ा कर रहे थे कि आपने गुजरात के जो प्याज किसान थे पहले उनको फायदा पहुंचाया और महाराष्ट्र के जो प्याज किसान हैं उनकी आपने देर से सुध ली। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नम्रता से कि गठबंधन के साथी अभी जहां जिस दल में नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी नम्रता गुंजाइश है, ये पाला बदलने का खेल यहां पर भी हो सकता है नम्रता? जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे की जो कुछ नए एमपी हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। हमने एकनाथ शिंदे की कई नेताओं से बात की तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से फर्जी बताया, लेकिन राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं माना जाता। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं महाराष्ट्र की, अगर लोकसभा रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 13 सीट जीतकर कांग्रेस ने सबको चौंकाया है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और ऑन ग्राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी मूलभूत मुद्दों से बहुत ज़्यादा दूर नजर आ रही थी, जिसका रिजल्ट ये देखने मिल रहा है कि अजित पवार के बाद सबसे कम सीट जो है महाराष्ट्र में अगर किसी को मिली है तो शिंदे और बीजेपी को मिली है। अगर सहानुभूति वोटों की बात करें तो शरद पवार को इसका जरूर फायदा हुआ है, उद्धव ठाकरे को इसका फायदा हुआ है और लगातार असली
असली और नकली का जो मुद्दा था उसको लेकर उद्धव ठाकरे आक्रामक थे, तो उसका जवाब उन्होंने यहाँ पर जरूर दिया है। कांग्रेस जो कहीं ना कहीं डगमगाई थी पिछले चुनाव में, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है। पिछले चुनाव की बात करें तो अकेले बीजेपी जो 23 सीट जीतती थी वो यहाँ पर 9 सीटों पर सिमट गई है। यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है वो लोकसभा चुनाव से इस बात को जाहिर कर रही है कि भले पार्टी का सिंबल हमारे पास ना हो, नाम हमारे पास ना हो, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर वो काम करते हैं, मुद्दों पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट उनके पक्ष में जरूर जाता है। और जानकारी आप दे रही है नम्रता, तो महाविकास अघाड़ी को यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सीटों के लिहाज से बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन यही महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है या नहीं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले खबर यह आई है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे खुद नहीं आ रहे हैं, अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर हलचल तेज है। और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन की शाम में दिल्ली में बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से उद्धव ठाकरे खुद किनारा कर रहे हैं। और बड़ी खबर सूत्र जो दे रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी के पास अंदर की खबर है। सर, उद्धव नाराज हो गए हैं, ये बता रहे हैं? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे नाराज हैं। सांगली की सीट पर जिस तरह से कांग्रेस ने विशाल पाटिल की मदद की, खुलेआम मदद की और उद्धव ठाकरे कैंडिडेट को गिरा दिया, क्योंकि वो सीट असल वक्त कांग्रेस चाह रही थी, पर उद्धव ने जब चंद्रहार पाटिल को अपना कैंडिडेट बना दिया तो कांग्रेस ने विशाल पाटिल को न केवल उतारा, ऑफिशियल सिंबल नहीं दिया, लेकिन पूरी मदद की। इससे उद्धव बहुत नाराज हैं और अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला होगा। देखिए, यदि उद्धव ठाकरे अपने नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि एक सीट पर हार और जीत से इतनी खटास होगी कि वो दूसरी तरफ जिन्होंने कुर्सी खींच ली, जिनकी वजह से पार्टी दो फाड़ हो गई, उस तरफ पाला बदल लेंगे क्या उद्धव ठाकरे? यदि पार्टी वापस मिल जाए, चुनाव चिन्ह वापस मिल जाए, सांसद वापस मिल जाए, विधायक वापस मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो कौन नहीं जाएगा? राजनीति में परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता। तो मतलब जितनी मोटी मलाई मिलेगी या मिलने के आसार होंगे, उसी तरफ पाला बदलने में उतनी आसानी होगी।